प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि कल हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाना था, लेकिन आज हम समास के बारे में जानेंगे। समास जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे अध्यापक कहते थे समास बड़े बदमाश। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। क्या होता है? छोटा करना, अर्थात संक्षिप्त, यानी कि पास रखना, संक्षेप में लिखना, संक्षेपीकरण करना, संक्षिप्त। तो हम इसकी परिभाषा जानेंगे कि जो इसकी परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को, नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। लेकिन समास और संधि में अंतर होता है। तो संधि दो या दो से अधिक वर्ण होते हैं, और लेकिन जो समास होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों से। ठीक है, तो इसकी जो विशेषताएं भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे इसकी विशेषताएं हैं समास की। समास में दो पदों का योग होता है। समास हमेशा दो पद ही होते हैं, दो पद होते हैं। इसमें दो पद मिलकर एक नए पद का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे हम समस्त पद कहते हैं। और समस्त पद से पहले पद को पूर्व पद और बाद के पद को उत्तर पद कहते हैं। यानी कि दो पद, एक पहला पद और दूसरा उत्तर पद। यानी कि पहला पद होता है जो हमारे उपसर्ग हैं, और जो उत्तर पद होता है जो हमारे प्रत्यय के रूप में है। ठीक है, तो दो पदों के बीच विभक्तियों का लोप होता है। यानी कि दो पद होते हैं, उनके बीच विभक्ति होती है। विभक्ति किसे कहते हैं? यानी कि जो संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के साथ जो संबंध स्थापित करती है, जैसे का, के, रा, रे, री, ना, ने, नी। ठीक है, में, पर, ये सारी क्या है? विभक्ति हैं। आपने कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को, के लिए, अपादान से, अधिकरण में, पर। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण भी दिया है, रसोई प्लस घर, रसोई घर। यानी कि रसोई के लिए घर। अगर हम इसका विग्रह करेंगे, रसोई के लिए क्या हो जाएगा? विभक्ति, के लिए, उसका लोप हो गया तो क्या हो गया? रसोई घर। ये समस्त पद हो गया। अगर हम समस्त पद को अलग अलग करेंगे तो उसका नाम क्या होगा? समास विग्रह। ठीक है, यानी कि जो समास से संक्षिप्त शब्द बनते हैं तो समस्त पद बन जाता है। जैसे जल मगन है, ये समस्त पद है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। जैसे जल मगन, यानी कि जल में मगन, में और लिखेंगे यहाँ पर, जल में मगन। और इसके जो भेद होते हैं वो 6 भेद होते हैं, 6। पहला है हमारा अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, और तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुव्रीहि समास, पांचवा है कर्मधारय समास, और छठा है द्विगु समास। लेकिन हम पहले समास की बात करेंगे आज। यानी कि जो पहला हमारा अव्ययभाव समास है, तो उसकी परिभाषा है, जिस समास में पहला पद अव्यय तथा प्रधान होता है, इसका उत्तर पद संज्ञा या विशेषण भी होता है, हम उसको अव्ययभाव समास कहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के जरिए बताया है, प्रति मास, यानी कि प्रति अव्यय है, पहला पद प्रधान, और मास यानी कि मैंने बताया था संज्ञा विशेषण भी आ सकता है, तो हो गया ये प्रति मास। ठीक है, यानी कि इसका विग्रह करेंगे, यानी कि प्रत्येक महीने, यथा योग्य। ठीक है, योग्य के अनुसार, यानी योग्य विशेषण हो गया ये। जैसे यथा मति, मति के अनुसार, यथा संभव, संभव के अनुसार, भर पेट, पेट भर के, निधड़क, बिना धड़क के, निडर, बिना डर के या डर के बिना। ठीक है, आप अपनी बुक से उदाहरण देखेंगे और पढ़ेंगे। जैसे और भी हमारे उदाहरण हैं, जैसे अजन्मा
बिना जन्मे, क्योंकि ए क्या है, ठीक है, उपसर्ग है। लेकिन उपसर्ग की भांति भी इसमें बहुत सारे आते हैं, उपसर्ग की भांति यानी कि अव्यय होते हैं ये, जैसे आजीवन, आ उपसर्ग है, आजीवन जीवन भर, ये भी हुआ। लेकिन प्रत्येक है, प्रतिदिन है, बेकाम है, ये अरबी फारसी का है, नीडर है, गली गली। हाँ, एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो गली गली है, घर घर है, तो इस प्रकार के जो समास है हमारे अव्ययी भाव के अंतर्गत ही आएंगे। जैसे पुनरुक्ति, पुनरुक्ति मैंने बार बार कहना, पुनः मैंने बार बार, उक्ति मैंने कहना बार बार। जैसे गली गली, प्रत्येक गली, घर घर, प्रत्येक घर, ठीक है। जैसे प्रत्येक, एक प्रति, ठीक है, यानी कि पुनरुक्ति से बनने वाले समासपद भी अव्ययभावी समास के अंतर्गत आते हैं। तो बाकी हम कल करवाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।